जैसा कि हम लोगों ने जाहिर किया है कि ये जो कुछ विषय बच गए हैं उस पर चर्चा थोड़ी देर चलाने के बाद हम लोग कल के विषयों की शुरुआत कर देंगे, जो संगठनात्मक विषय हैं। तो अभी का जो विषय शुरुआत कर रहे हैं उसमें जो बचे हुए जो विषय हैं उन विषयों पर चर्चा के लिए छोड़ लीजिए। तीनों विषय पर मैं छोटा छोटा मेरा सोच रखना चाहूँगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारे जीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इनकी प्राप्ति के बाद में या इनके साथ साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा सब नागरिकों को उपलब्ध कराना राज्य सत्ता का जिम्मेदारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को नहीं लेते हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य सबको उपलब्ध कराने के लिए जो काम चलना चाहिए, विभागीय जो डिपार्टमेंट्स है, ब्यूरोक्रेसी, वो उसमें भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा भरा हुआ है। और शिक्षा, विशेष करके आदिवासी इलाकों में आप जाइएगा तो सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब है। जो आदिवासी बच्चे अपने परिवार में स्वतंत्रता का, समानता का सब अभ्यास करते हैं, वो जब स्कूल आते हैं तो उसको खाली गालियाँ मिलती हैं और वो अपने जो जीने का जो दुनिया है और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो दोनों में बहुत फर्क है। स्कूल होम पोलैरिटी बोलते हैं, अपने गांव की ज़रूरतें और अपने गांव की जीने की संस्कृति और उनका जीविकोपार्जन का जो मार्ग है उससे कोई संबंध नहीं है स्कूल में जो पढ़ाया जाता है। और उनकी मातृभाषा में पढ़ाई भी नहीं होती है। तो बहुत लंबी समस्या है, बहुत सालों से इस पर चर्चा होती है। और सरकारी स्कूल बहुत ही खराब स्थिति में रहने के कारण प्राइवेट शिक्षा, प्राइवेट स्कूल पनप रही है हर जगह में। और प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा फीस लिया जाता है और गरीब परिवार के बच्चे, आर्थिक रूप से जो मजबूत कमजोर परिवार के हैं, वो उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है तो सरकारी स्कूल की शिक्षा मिलती है जो एकदम गुणवत्ता से बहुत दूर है। और उनको खाली बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ही उनको ब्रेन वॉश करके, उनको दिशाहीन करके उनको बैठा देते हैं, उनको हताश करके भेज देता है। तो इसलिए आदिवासी इलाकों में से हम देखेंगे युवक युवतियां, बच्चे, बालक, क्या बोलेंगे, किशोरियां भी पलायन में चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए दूर, क्योंकि उनके वहाँ पर सही शिक्षा पाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ड्रॉप आउट होकर के वो घर में बैठे रहते हैं, तो फिर वो ट्रैफिकिंग को होकर के दूर चले जाते हैं उनको, और जहाँ चले जाते हैं वहाँ बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ये सब में साधारण लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों को राजनीतिक पार्टियों और जो चुने हुए प्रतिनिधियों को ये सारे डिपार्टमेंट जो है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, ये सारे चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अभियान चलाने की ज़रूरत है। या पॉलिटिकल पार्टीज को याद दिलाना उनके ऊपर और वो जो सरकारी बाबुओं के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टीज नेतागिरी करने वालों के ऊपर ये सारे जिम्मेदारियां उनकी है बोल के उनको याद दिलाने की भी ज़रूरत है। हमको लगता है आजकल जो अच्छे हॉस्पिटल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर कुछ सुविधाएं हैं तो उसको पाने के लिए किसी के द्वारा जाना होता है। साधारण लोग वहाँ सर्विस लेने के लिए जाते हैं तो उनको कुछ सुविधाएं वहाँ नहीं मिलता है। तो इसी पर मैं बात करना चाह रहा था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर कोई बात रखेंगे शुरू में तो मैं उसमें जोड़ूंगा बाद में अगर होगा तो। दूसरी बात है, क्षितिज जी ने यहाँ पर पिछले सत्र के
समाप्त होने के पहले एक बात रखी थी। हम उसके पहले एक वक्ता ने कहा था कि हर मोहल्ले में महिलाओं का समूह बनाई जाती है और क्या बोलते हैं बाबाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, सबका समुदाय बना करके वो वोट बैंक बनाने के लिए। तो उस तरह की चीज़ों को कम करने के लिए और सामुदायिक हिंसा और नफरत फैलाने की जगह में उसके ऑल्टरनेटिव में, उसके विकल्प में हम लोगों को कुछ प्रोग्राम प्लान करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो क्या बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम के जो लीडर्स हैं, जैसे हमारे बहुत सारे है ना, जो क्या नाम याद नहीं आ रहा है, वो जवान जो हाँ भगत सिंह, इसी तरह के अम्बेडकर हुआ, अलग अलग जो लोग हैं जो नायक हैं, मतलब जो क्या बोलेंगे सत्ता के प्रतिरोध में लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आह्वान किए हैं, वैसे लोगों के बर्थडे मनाना या कुछ सामुदायिक भावना के लिए अलग अलग धर्मों को एक साथ, धर्म मानने वालों को एक साथ ला करके सद्भावना के को बढ़ाने के लिए, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित करने से भी हमको लगता है हम लोग विकल्प के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना ही बोलूँगा अभी। इसके बाद अगले साथी किशोर दास उड़ीसा के। साथियों, भारत के शिक्षा व्यवस्था पहले काल से अगर हम लेके आएंगे तो पहले तो सामंतवाद के कैप्चर में था, तो जिसको आप लोग भी बहुत लोग विरोध करते हैं कि गुरुकुल लक्ष्मण में जिसको ये दलित को एडमिशन नहीं था, पढ़ाई कर नहीं करते थे, तो इसको हम सामंतवादी व्यवस्था कह सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था के अधीन। फिर जब अंग्रेजों ने आए, ये सब उनको एक साम्राज्यवादी व्यवस्था में डाल दिया। जब हमारा शिक्षा नीति जारी हुआ भारतवर्ष में अंग्रेजों के द्वारा, ये 1835 मसीहा फरवरी 2 तारीख को ये शिक्षा नीति जारी हुआ, उसमें उनका जो प्रवक्ता थे लॉर्ड मैकले, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कहा था कि आई विल क्रिएट अ सेट ऑफ पीपल इन इंडिया हु विल बी इंडियंस इन देयर ब्लड बट इंग्लिश में इन देयर क्रिश्चियन टेम्परमेंट। एक स्पष्ट रूप से उनका उद्देश्य था। इनका ये उद्देश्य ये था कि हम ऐसा एक शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं। उस समय हमारा बुद्धिजीवी और अंग्रेजों के बीच बहुत डिबेट भी हुआ था, लेकिन वो लोग कहे क्या तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा संस्कृति कुछ नहीं है, तुम्हारा इतिहास कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ ही नहीं, जो हम देंगे वही है तुम्हारे लिए शिक्षा है। तो ये जबरदस्ती हमारा ऊपर लदा गया। तो उनका उद्देश्य यही था कि भारत में साम्राज्यवाद कैसे चलेगा, उसको मदद करने के लिए जो पीढ़ी की जरूरत था उनको, उस तरह का एक पीढ़ी बनाना उनका मूल उद्देश्य था। तो उसके बाद आज़ादी भी आया, लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद अगर कुछ विषय में हम समालोचना करेंगे कांग्रेस को या कांग्रेस सरकार को, तो ये दुख की बात है कि ये शिक्षा व्यवस्था को जैसे ही तैसे ही रखा गया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया जो आवश्यकता था। तो सामंतवाद के बाद साम्राज्यवाद गया, अब आ गया सांप्रदायिकतावाद में शिक्षा पूरा कैप्चर होने जा रहा है। सांप्रदायिक लोग जो है वो शिशु मंदिर में हो तो मद्रासा में भी हो सकता है, इसमें हमें किसी के पक्ष में नहीं है। वो जो मिशनरीज में भी हो रहा है, ये सब है। ये सब कैसे अपने धर्म को मजबूत करेंगे, इसलिए हमको हमारा शिक्षा व्यवस्था को पूरा टोटली कैप्चर कर लिया। और उसके साथ साथ आज का जो व्यवस्था है ये हमको तो आज का शिक्षा व्यवस्था जो है, जो जिस दौर में पहुंच गया है बाजारीकरण के बाद, एक समय जो भारत के जनता के बीच शिक्षा के लिए एक आग्रह पैदा हुआ था, दलितों के बीच, गरीबों के बीच, कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। आज अगर आप कोई अनुशीलन करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, तो ये आग्रह अभी मर गया। जनता के बीच ये आग्रह नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये आग्रह नहीं। आप जाके देखिए, क्योंकि वो समझ गया है कि हम इस रेस में नहीं, हम आज का जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, इस रेस में हम लोग कहीं पर नहीं है, हम पाठ पढ़ा नहीं सकते।
गांव के बच्चा गांव के स्कूल में पाठ पढ़ के जाके स्कूल में कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता है, शहर में नहीं जाके पढ़ नहीं सकता है। और अभी तो ऐसा हो गया कि आप डॉक्टरेट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर हुआ है कि नहीं पता नहीं, उड़ीसा में तो हमारा इस तरह का बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहाँ आप पैसा दे के डॉक्टर बन सकते हैं। 2-3 करोड़ दे देंगे तो आपको यहाँ एडमिशन भी मिल जाएगा, आपको MBBS डॉक्टर भी आप बन जा सकते हैं। तो ये जब इस तरह की व्यवस्था हो जो गया है तो इसके चलते साधारण जनता में और शिक्षा के प्रति आग्रह कम गया है। वो जानता है कि आज हम ये कंपटीशन में नहीं हो सकते। तो ये सब विषय को ध्यान में रखते हुए आज के शिक्षा व्यवस्था के वैप्लविक परिवर्तन का जरूरत सबसे आगे है, सबसे प्राथमिकता को हमको देना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था को संपूर्ण परिवर्तन करना पड़ेगा, शिक्षा को मुक्त करना पड़ेगा सांप्रदायिकता से भी, साम्राज्यवादी चिंताधारा से भी और जो सामंतवादी चिंताधारा से भी मुक्त करके एक नया शिक्षा व्यवस्था भारतवर्ष में लागू करने का हमको सोचना पड़ेगा, जिसको हम लागू करना चाहिए। हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, क्या हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा हो सकता है। लेकिन ये जो व्यवस्था पिछले दिन हम लोगों ने क्रॉस करके आए हैं, ये सब व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, हमको बनने नहीं देता है। और ये समय की सच्चाई ये हमको मानना पड़ेगा कि आज का जो शिक्षा व्यवस्था है, ये व्यवस्था सामाजिक विशृंखला के जितने भी कारण है हमको ये शिक्षा ही देता है। आज जिस तरह का बच्चा को हम लोग जबरदस्त पढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि शिशु श्रमिक प्रथा को हम विरोध करते हैं। सबसे बड़ा आज का शिक्षा व्यवस्था शिशु श्रमिक व्यवस्था से ज़्यादा कठिन है और शिशुओं के प्रति सबसे बड़ा अत्याचार, इतना अत्याचार है कि कोई सह्य नहीं कर सकता। इतना अत्याचार हो रहा है। 4-5 साल के 3 साल के बच्चा को रात 3 बजे 4 बजे से उठा के जबरदस्ती, वो नहीं उठना चाहेगा, उसको उठाएंगे, उनको बस में बैठाएंगे, उनको स्कूल पहुंचाएंगे। और इस तरह का जो मानसिक उत्प्रेरण उनके ऊपर हो रहा है ना, वो बाद में निकलता है समाज में, वो एग्रेसिव हो जाता है। उसके मन में संबंधित जो संवेदनशीलता होना चाहिए वो नहीं रहता है और संवेदन नहीं होता है। ये संपर्क के भूल ही जाता है। स्कूल अब जब भी आप कुछ पूछोगे क्या आइए, कोई बंधु बांधव विवाह भोज में आएगा, नहीं बच्चा का परीक्षा एग्जाम है, वो नहीं जा पाएगा। तो ये सामाजिक संपर्क से भी कट जाता है। तो इस तरह बहुत सारे समस्याएं आज की शिक्षा व्यवस्था में, तो उसको हमको सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर चिंता करना पड़ेगा और शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और 1 नेशन 1 एजुकेशन को हमको ध्यान में रखते हुए जो पहले से हमारा पूर्वज ने दिए थे कि राष्ट्रपति की संतान हो या मेहनती का संतान, सबके शिक्षा एक समान, इस तरह का दिशा में हमको आगे बढ़ाना, यही मेरा कहना है। और स्वास्थ्य के बारे में इतना ही कहूँगा कि स्वास्थ्य शिक्षा जैसा है हमारा विरोध में, अभी स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा शोषण का केंद्र बिंदु बन गया है। आप कहीं भी जाइए, आपको बड़ा बड़ा प्रिस्क्रिप्शन कर दिया जाएगा, आपके देह में डिजीज है या नहीं है ये हमको पता नहीं है, लेकिन डिजीज प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है। औषध के जिस तरह का दाम होता है, मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल सब होता है जिस तरह का शोषण करता है, इसके ऊपर पिक्चर भी बना है। इसके ऊपर बहुत लोग देखे होंगे कैसे कि डेड बॉडी को रख के भी चिकित्सा चल रहा है। हाँ, ये जिंदा है, आपको इस तरह का पिक्चर भी एक बना है। तो ये सब उससे बड़ा शोषण का विषय बन गया है, इसके ऊपर भी हमको सोचना चाहिए। इतना करके मैं बताता हूँ। धन्यवाद। शशि शेखर जी। साथियों, शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, तब से ये सपना रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एटलीस्ट चिल्ड्रन के लिए जो है। बहुत लंबे जद्दोजहद के बाद जो है संविधान में संशोधन हुआ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स के रूप में आर्टिकल 21 के ए उसमें डाला गया 2002 में। ये 2009 में जो है वो एक एक्ट के रूप में उसको लाया गया। मेरा पहला सवाल उसमें ये है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात हुई, जबकि स्कूलों में आप जानते हैं कि 6 साल के पहले पढ़ाई, 4 साल के बाद पढ़ाई शुरू हो जाती है। प्राइवेट में तो नर्सरी वगैरह जो भी है जाने दीजिए उसको, बट एटलीस्ट जो है 4 ईयर से। तो सवाल है कि ये गैप 2 साल 6 साल में ये कौन किसकी जिम्मेदारी है? तो राज्य ये जिम्मेदारी से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में 6 ईयर से ये जिम्मेदारी क्यों ले रहा है? ये होना चाहिए कम से कम
4 साल से, वो भी राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इतने समय से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात हुई, तो अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं हैं, और ये खबरें अब लगातार आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश भी और अन्य तमाम राज्यों में, कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में संविधान के द्वारा, और सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, तो सवाल ये उठता है ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे एक्सेस होगा। तो सरकार क्या बना रही है? प्राइवेट स्कूल्स के लिए स्पेस बना रही है, और प्राइवेट ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, अब हायर एजुकेशन में भी बहुत हो गया, आप जानते हैं, और लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये स्कूलों के मामले में निस्संदेह जो है स्कूल का बंद होना, यानी प्राइवेट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है नहीं है वो तो अलग सवाल है ही, लेकिन पैसे, तो कितने लोगों की क्षमता ऐसी है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा दे सके। तो इसका ऐसा अर्थ ये लगता है कि संविधान कुछ कहे, परिवर्तन संशोधन कुछ हो, लेकिन लोगों को शिक्षा न मिले तो अच्छा है, क्योंकि ये राजनीति को भी, आज की राजनीति को भी सूट करता है। अशिक्षा, अज्ञानता, वैज्ञानिक दृष्टि का ना होना, ये एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो सरकारी जो हायर एजुकेशन है उसमें भी लगातार ये देखा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पैसा सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कहती है कि उन्होंने लोन देने के लिए एक संस्था हेफा वो बना दी है कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो निस्संदेह आप जो है वहां से लोन लीजिए, और लोन लेकर के फिर लोन को वापस करेंगे एज पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी 1000 करोड़ से ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है लोन लिया है से। सवाल ये उठता है कि पैसा यूनिवर्सिटी या जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है वापस कैसे करेंगे, क्या विकल्प है? एक विकल्प ये होगा कि धीरे धीरे फीस बढ़ाइए, फीस बढ़ा करके जो है आप विद्यार्थियों से वसूलिए और फिर वो लोन वगैरह जो है आप वापस करें। तो इसका मतलब अगेन जो है एजुकेशन जो है कॉमर्शलाइज होगा, एजुकेशन को महंगा करेंगे। तो इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन में भी जो है समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर और समाज के दलित, वंचित जो भी हैं उनकी शिक्षा पर निस्संदेह जोर आएगा, उस पर जो है प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये भी सवाल है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि शिक्षा में कोठारी कमीशन ने, आप जानते हैं आनंद भाई बैठे हुए हैं, 68 में कोठारी कमीशन ने 6% ऑफ जीडीपी को खर्च करने के लिए कहा। 68, हम 66, चलिए 2 साल और पीछे चला गया, यानी मार्जिन जो और बढ़ गया। तो इसका मतलब होता है, और अभी जो एनईपी 2020 में लागू करने की बात की है उन्होंने, उसमें भी लिखा हुआ है 6% ऑफ दी जीडीपी, यानी कि उधर जो है 34 साल प्लस 25 साल, चलिए 5 को और निकाल दीजिए, तो निस्संदेह कितने साल हो गए? 34 साल प्लस 20, 54 साल में अभी भी वो 6% ऑफ जीडीपी की बात कर रहे हैं, जबकि आबादी कितनी बढ़ गई, और आबादी इतनी बढ़ गई तो उस अनुपात में जो है वो खर्च तो बढ़ा नहीं रहे, जबकि आवश्यकता है अगर 10% ऑफ द जीडीपी खर्च किया जाए तो फिर जो है कुछ शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त फायदा हो सकता है। अभी भी सरकारी जो व्यय है जीडीपी का, दैट इज रफली लेस देन 4% समथिंग और अराउंड 4%। इसका मतलब है कि कुछ प्राइवेट का जो एक्सपेंडिचर है 2 पॉइंट समथिंग, उसको तो देखिए प्राइवेट वाले तो अपना खर्च करते हैं अपने विकास और अपने कमर्शलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो सरकार क्यों नहीं 6% का अपना वादा जो 66 का वादा है वो पूरा कर रहे हो? एनईपी में जो 2020 का वादा है वो भी पूरा नहीं कर रही है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब कि ओवरऑल जो है एजुकेशन, एंड ये तो हुआ एक फॉर्मल एजुकेशन की बात, क्वालिटी एजुकेशन तो जाने लीजिए, लगातार सिलेबस में ऐसे परिवर्तन किए जा रहे हैं जो अवैज्ञानिक है। इतिहास को भी, राजनीति शास्त्र में भी, विज्ञान में भी, सब जगह बिल्कुल पूरी तरह से अंधविश्वास और मिथकों पर आधारित शिक्षा पद्धति को पाठ्यक्रमों का हिस्सा
और मैं बता दूं, सावरकर पे एक विषय बना दिया गया है पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली विश्वविद्यालय में, तमाम विरोध के बावजूद कि वो स्टूडेंट को पढ़ना है, सावरकर। उसके अतिरिक्त जो है दीनदयाल उपाध्याय और पता नहीं ये सारे लोग, और कम किससे किया जा रहा है, यहाँ तक कि अंडरस्टैंडिंग गांधी पे एक पेपर था, उसको उन्होंने जो है पहले तो सोचा कि खत्म कर दें, कुछ विरोध बहुत जोरदार हुआ हम लोगों की तरफ से, कम से कम रिटेन हो गया, अंडरस्टैंडिंग गांधी रिटेन है, लेकिन सावरकर आ गए हैं। और इस तरह से दीनदयाल उपाध्याय और ये तमाम जो रेडिकल ह्यूमैनिज्म के नाम पे और बहुत सारी चीजें उसमें इंटीग्रेटेड और जो है ह्यूमैनिज्म के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीजें डाल दी हैं जो दीनदयाल उपाध्याय वगैरह से संबंधित है। तो ओवरऑल शिक्षा की क्वालिटी, ताकि एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण, क्योंकि जनतंत्र में बिना स्वस्थ नागरिक के निर्माण, हेल्थी भी हो, इन्फॉर्म्ड भी हो, और फिर वो सक्रिय हो, जो बात की बात है। इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप जो है, यानी कि कैसे वो इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने, तो वो कोशिश देख लीजिए कि क्या स्थिति। मुझे लगता है कि बहुत दयनीय स्थिति है शिक्षा की, और हमें डिमांड करना चाहिए, एक तो 4 years to 14 years जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके लाया जाए। दूसरा, किसी भी हालत में शिक्षा पर 10% GDP का कम से कम न्यूनतम खर्च हो, और वो सरकारी खर्च हो, प्राइवेट के ऊपर जो है, प्राइवेट के भरोसे, क्योंकि वो जितना लगाते हैं उससे ज्यादा कमाते हैं। और देखिएगा कि तमाम, मैं किसी प्रोफेशन पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हलवाई वालों और तमाम लोगों ने भी अपने अपने विश्वविद्यालय खोल लिए। लवली यूनिवर्सिटी, आप सोचिए कैसे कैसे नाम है प्राइवेट एजुकेशन यूनिवर्सिटी के नाम अगर देखेंगे, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और निसंदेह अकॉर्डिंगली बजट एलोकेशन में वो बढ़े, तो हमारी तरफ से ये डिमांड उस पर हो। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य में अभी देखिए, मैं पढ़ रहा था कि आयुष्मान जो उनका 5 लाख और ये योजना सरकार का है स्वास्थ्य के लिए, वो आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड पे कई राज्यों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने स्वास्थ्य की जो है सुविधा देने से इनकार कर दिया। जो लोग जाते हैं कार्ड लेके कहते नहीं हम नहीं दे पाएंगे, क्यों? सरकार पैसा तो दे नहीं रही हमें। तो जितना हम आयुष्मान कार्ड के तहत खर्च करें, यानी कि सोचना क्या है, सरकार धोखेबाजों का गिरोह है जो झूठ बोलती है, और ये इस काल में झूठ ही सत्य बन गया है। तो आयुष्मान कार्ड का प्रचार भी प्रधानमंत्री करेंगे, और दूसरी तरफ जब हमारे लोग, जनता जाएगी आयुष्मान कार्ड को लेकर के, वो निर्धन गरीब जनता जिसके वोट से वो वहां पहुंचते हैं, उनको कहा जाता है कि नहीं, ये कार्ड पर हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बिना ट्रीटमेंट के। तो एक सवाल तो सीधे सीधे है, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी, वो प्राइवेट सेक्टर जाने। सरकारी स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ाया जाए, और राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, इट शुड बी ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इस पर हम लोग जोर डालें कि कैसे इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए, और इसका भी जो GDP का एक्सपेंडिचर वो बढ़ाया जाए, बजट एलोकेशन बढ़ाया जाए, ये सारी कोशिश हो। मैं एक बात कहूंगा, जो अभी हम लोग इफेक्ट हो गए, हम लोग इन दिल्ली विश्वविद्यालय एक फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉलेजेज भी उसके पार्ट हैं ही, और एक हेल्थ का जो WS का है, हेल्थ का सेंटर, तो वो कॉलेजेज के भी जो है टीचर का और नॉन टीचिंग स्टाफ का ट्रीटमेंट करते थे। अभी 3 महीना पहले यूनिवर्सिटी ने एक आदेश भेज दिया कॉलेजेस को, नहीं आपका ट्रीटमेंट WS नहीं करेगी, वो आप अपने कॉलेज को कहिए, वो करेंगे। और ऐसी स्थिति में जो था उससे भी वंचित करी है, तो भी वहां बहुत सुविधा नहीं थी, फिर भी जितनी भी सुविधा, कम से कम मेडिसिन वगैरह फ्री मिल जाते थे, और वहाँ 1000 रुपया जो है वो लेते हैं मंथली, वो तब भी ले रहे हैं। वजह की बात ये है, विरोध के बावजूद कहते कि नहीं वो तो आपको देना होगा। और वो स्वास्थ्य केंद्र में यानी WS में जो ट्रीटमेंट था टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का, सारे कॉलेजेस का, उसको बंद कर दिया। ये 3 महीने के पहले की बात है, जब बहुत जाकर के हमने कुछ चिल्लाने की कोशिश की, हम लोग कुछ लोग, तो CMO ने कहा कि हमें क्यों कहते हैं, वो तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जाने। और दूसरा, हम एक काम कर सकते हैं, आपका प्रिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं, दवा तो नहीं देंगे। तो ये भी आप समझने की जरूरत है, इसको देखें स्वास्थ्य पर की, राइट टू यूनिवर्सल हेल्थ की। और तो अंत में ये सद्भाव की जहां तक बात है,
तो सद्भाव के लिए तो जरूरी है सर्वधर्म, जो वही बात होगी कि सम्मान करने के लिए जो है सभी धर्मों का सम्मान हो, धर्म की स्वतंत्रता सबको है, आस्था का राजनीतिकरण नहीं हो, निजी जो निजी अधिकार है वो अधिकार रहे, और साथ ही साथ जो है सभी धर्मों के विभिन्न प्रकार के जो भी जिनके वो आस्था हैं उसका सम्मान हो। और जो नहीं भी मानते, जैसे हम लोग नहीं भी मानते हैं, हम नास्तिक हैं तो हैं, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करना मनुष्य के नाते अपना धर्म समझते हैं, जो मानते हैं उनका सम्मान हो। तो ये कैसे एक समाज में एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जाए जो इस पर भी लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण, और ये जान लीजिए ये राजनीतिक पार्टियां नहीं करने वाली, वो तो धर्म के आधार पर समाज को बांटने वाली, यानी सद्भाव को बिगाड़ने वाली और नफरत फैलाने वाली वो संगठन है जो है। तो ये काम तो हम नागरिक समाज की जिम्मेदारी होती है, इस पर भी सोचनी जा सकता है। धन्यवाद। हाँ, इसके बाद मणिमाला जी। जी मुझे बहुत चिंता होती है। पहले किरण जी करना है, उसके बाद मनीषा। पहले किरण बोलेगी। मुझे बहुत चिंता होती है जब स्कूलों में सर्वधर्म समभाव तो छोड़िए, जब धार्मिक भेदभाव पूछा जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। इधर की कई घटनाएं रोजाना, तो कम से कम एक या दो घटनाएं ऐसी आ रही है स्कूलों में, छोटे बच्चों के स्कूलों से कि हिंदू बच्चों से मुसलमान बच्चों को पिटवा दिया, किसी बच्चे के टिफिन में नॉनवेज है, ये सिर्फ एक अंदेशे पे, हालांकि मेरा तो मानना है कि ले आए तो भी क्या दिक्कत है, उसे स्कूल से बाहर कर दिया। इस तरह से एक बच्चे को तो अभी पढ़ रही हूँ कि हिंदू बच्चे से कुटवा करके मुसलमान बच्चे से चढ़वा दिया गया। तो इस तरह से बिल्कुल अमानवीय क्रूर घटनाएं स्कूली बच्चों के जरिए सुनने में आ रही है। हमारे घर के पास दिल्ली में एक मस्जिद है मंडावाले में, जहाँ मैं जाती हूँ, तो रेगुलर जाती हूँ। तो वहाँ मदरसा भी है, जैसा होता है मस्जिदों में मदरसे होते हैं। वहाँ एक दिन बात में मैंने पूछ दिया था मस्जिद के इमाम से कि आप लोग बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन क्यों नहीं देते? तो उन्होंने सीधे कहा हमारे पास टीचर नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगर पढ़ा सको तो पढ़ा दो हमारे बच्चों को, हम खुश होंगे। तो हम 2 लोग जाते हैं मस्जिद में, 3 दिन हो जाती है, 3 दिन हम जाते हैं वहाँ। साइंस, कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ें बच्चों वाली साइंस उनको पढ़ाते हैं, और वो बहुत खुशबू से, बहुत जिज्ञासा से हर चीज़ को यूँ आंखें गोल गोल करके और सुनते हैं और समझते हैं। और छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट जो बच्चों को खेल खेल में कराते हैं, हवा का दबाव, गिलास में पानी लो, ये सब जो खेल हैं वो बच्चों के साथ खेलते हैं और वो इतने खुश होते हैं, इतने सीखते हैं। उनके बच्चों ने बात में 22 जनवरी की बात मैं बता रही हूँ, पिछले साल जब राम मंदिर का इनोवेशन की बात हो रही थी, जब मैं वहाँ से चलने लगी, इसको मैंने लिखा कई जगह, तो पीछे से आवाज़ आई बच्चों की आवाज़ में, जय श्री राम। तो मैंने घूम के देखा कि वही मदरसा के बच्चे कह रहे हैं जय श्री राम। तो जब मैंने घूम के देखा तो उनके 1-2 गार्डियन भी थे, तो उन्होंने बोला कि बच्चे हैं ना डर जाते हैं। तो किससे डर गई? मैं तो इनके पास आती हूँ, बैठती हूँ, बातें करती हूँ, खेलती हूँ, मेरे से क्यों कर डर गए? बोलते नहीं, अब पहले जिनसे नहीं डरते थे उनसे भी अब डरते हैं। तो जिनके साथ खेलते हैं उनसे भी डरने लगे हैं बच्चे। तो ये इनको लगा कि आज तो सब जगह श्री राम और मंदिर को उद्घाटन हो रहा है, तो अगर ये नहीं बोलेंगे जय श्री राम तो आप इनसे नाराज हो जाएंगे और कल से पढ़ाने नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको मैं तो बच्चों के साथ आती हूँ, बैठने पढ़ाने भी क्या, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आती हूँ, और हमारी दोस्त है वो भी आती है। तो बात में बच्चा, मैंने पूछ लिया कि तुम अभी स्कूल क्यों नहीं जाते? दिल्ली के स्कूल में तो भी नहीं लगते 12वीं तक। और तो वो बच्चा खुद बोलने लगा कि हाँ, और वहाँ तो खाने को भी मिलता है और अच्छा खाना मिलता है, और 2-2 ड्रेस भी मिलते हैं साल भर में, जूते, मोजे, बैग भी मिलते हैं, किताब, कॉफी, पानी के बोतल के साथ। और साथ में 8वीं क्लास के बच्चे तक के बच्चों को साल में 3000 रुपया
और 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को 5,000 रुपये सालाना मिलते हैं। तो मैंने कहा जब सब तुम ये सब जानते हो तो फिर एडमिशन क्यों नहीं लेते वहाँ जा करके, और पढ़ाई भी मिलती है। तब रोने लगे बच्चे, बोला नहीं हम कई बार, और उनके गार्जियन भी, कई बार हमने कोशिश की कि इनका एडमिशन करा लो, टेस्ट लो, एडमिशन कराओ। तो कहते हैं, सीधा कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, तुम लोग को पाकिस्तान मिल गया, अब यहाँ तुम लोगों का कोई हक अधिकार नहीं है, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। फिर हम लोगों ने, वो जो हमारी दोस्त है निता जोशी, वो एजुकेशन से काफ़ी काम करती है, तो हम लोगों ने स्कूल जा करके रजिस्टर किए, और वाकई दुर्भाग्य से हम मुस्लिम बच्चे शायद ही कहीं मिले मुस्लिम बच्चे। तो स्कूलों में इस तरह के भेदभाव कब आ रहे हैं कि जब दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, ये केजरीवाल के समय की बात है, केजरीवाल नहीं, हाँ चुनाव को उसके बाद, लेकिन धार्मिकता सांप्रदायिकता के मामले में वो भी कम नहीं थे, उतना ही सेकुलर थे जितना उनके रहने के लिए बहुत जरूरी था, बाकी दिमाग से वो वही थे। लेकिन स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद भी कई के लिए स्कूल जाती हूँ। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा चिंताजनक लगता है कि जहाँ स्कूल बच्चे सर्वधर्म शिक्षा, बाकी शिक्षा और सर्वधर्म सीखने जाते, वहाँ इस तरह के अपमानजनक, इस तरह के भेदभाव, और इस पर समाज में आवाज़ नहीं है, क्योंकि आवाज़ उठाने वाले बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं, लीडर, समझदार और बोल सकने की क्षमता वाले। क्षमता मतलब ईमानदारी से मेरा मतलब है, वैसे तो क्षमता सच में है कि किस पे यहाँ रखे कि वहाँ रखे कि वहाँ बोले, इस तरह से हम एक जाल में होते हैं। लेकिन भावी नागरिक हमारा कैसा होगा जो इस तरह के दौर से, इस तरह के रास्ते से निकलेगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा चिंता की बात लगती है। और जो सबों ने कहा, मेरा मानना है शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और रोजगार, ये 4 चीज़ें सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता को मुहैया कराए। एंड फ्री एंड कंपल्सरी कहा भाई साहब ने, और भी लोग सभी कहते हैं, आपने भी बोला, क्वालिटी जोड़ा आपने बाद में, ठीक है, बिना क्वालिटी के फ्री एंड कंपल्सरी से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक क्वालिटी न हो। लेकिन मुझे फ्री शब्द से एतराज है। दरअसल सरकार फ्री में कुछ भी नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं। निःशुल्क हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेवा के लिए आपको अलग से कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन निःशुल्क फ्री नहीं होगा जो कुछ भी है। इसलिए जनता को यह एहसास दिलाना, कम से कम हम तो बंद करें कि ये फ्री है, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे पैसे है, जितना हमें मिलना चाहिए, हमें बोले तो पब्लिक को उससे एक बूंद मुठ के मुंह में जीरा जैसा चीजें मिल रही है। तो हमें कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी दूसरे ढंग से करना होगा। अब रही आयुष्मान कार्ड या जीवन बीमा नहीं, सॉरी, मेडिक्लेम को कहते हैं, वो इतना मतलब फालतू की चीज है। मैं खुद उसमें फंसी हूँ। करीब 8-9 लाख रुपए पूरा एक बार में नहीं, जब से चिकित्सा बीमा लेना शुरू किया तब से गए, उसमें जो होता है सालाना इतना दो सब जोड़ूं अगर को। लेकिन जब मुझे रियल जरूरत पड़ी महंगे इलाज की, जब मुझे ये स्किन कैंसर हुआ, सनबर्न हुआ और मुझे रियल जरूरत पड़ी कि अब हमें मदद चाहिए कहीं से, तब मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उसमें जो लिस्टेड है हॉस्पिटल, उसमें ऐसा कोई हॉस्पिटल है ही नहीं जहां आपको अच्छा इलाज मिले। नहीं है, सारे हॉस्पिटल आलतू फालतू। ये कैलाश हॉस्पिटल है जो महेश शर्मा के बाप के नाम पे महेश शर्मा चलाते हैं, जो मंत्री थे बीजेपी में, सारे मंत्री या संतरियों के हॉस्पिटल उसमें भरे पड़े हैं, और जहाँ सही चिकित्सा मिलती है एक भी हॉस्पिटल नहीं है। दूसरी बात, तो उसमें आपको तभी ट्रीटमेंट मिलेगी उस कार्ड के अंदर या कि मेडिक्लेम के अंदर जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे। आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने इतनी गंभीर बीमारी की का इलाज कराया, पर इनडोर नहीं कराया, मैं आउटडोर कराया। लेकिन आउटडोर में खर्च लाखों लाख रुपए हो गए।
लेकिन उसमें कहीं कोई स्कोप नहीं है। तो इस तरह से इतने उल्टे सीधे ये स्कीम, कार्ड वाली चिकित्सा स्कीम इतनी उल्टी सीधी है कि वो रियल समय में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सपोर्ट नहीं करती। इससे बेहतर था जो आज़ादी के तुरंत बाद हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी कि हर गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और हर ब्लॉक में एक रेफरल हॉस्पिटल है। ये चीज़ें हमें ज़्यादा तुरंत मिलने वाली सहायता वो ज़्यादा काम करती है कि जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहतर बनाओ एक तो, और गांव से लेकर के देश की राजधानी तक बनाओ, और वो आपको उस वक्त अवेलेबल हो बिना ज़्यादा कागजी ताम झाम के बीमार हो जाओ इलाज कर। उसकी अवस्था में हमें जाना होगा। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम कई सीधी डायरेक्ट संवाद वाली तमाम चीज़ों को खोते चले जा रहे हैं और सब कुछ अननेसेसरी टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी वहाँ डालिए जहाँ ज़रूरत है। आखिरी बात में सर्वधर्म संभाव में ये कहूँगी कि बच्चों की शिक्षा को इन सारी चीज़ों पे तो बाधित कर ही रहे हैं। जो हुआ उडुपी में, हिजाब पहन के लड़कियाँ आ गई, आप एंट्री नहीं होंगे, आप इम्तहान नहीं दे दीजिए। ठीक है, हिजाब पहनना नहीं चाहिए, मैं हिजाब के पक्ष में नहीं हूँ, मैं नकाब के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा के पक्ष में हूँ। और अगर शिक्षा वर्सेस नकाब और हिजाब में झगड़ा हो तो हम कहेंगे हिजाब पहन के आओ, नकाब पहन के आओ, बुर्का पहन के आओ, लेकिन आओ और पढ़ो। जब पढ़ जाएंगी बच्चियाँ लड़कियाँ तो नकाब हिजाब बुर्का सब हट जाएगा, फिर हटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आज़ादी की लड़ाई के दिनों की जो खासकर महिलाएं जब शिक्षा के क्षेत्र में आई और स्कूल खुले, रिसाले निकले, तो उसमें पढ़ती हूँ मैं कि ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि जहाँ पर्दा प्रथा थी वहाँ बैलगाड़ी को चारों तरफ से पर्दा से ढक करके और उनको स्कूल ले जाया जाता था। मकसद क्या था? पढ़ो, वो सुप्रीम है, पर्दा हट जाए। जिस दिन पढ़ लोगे पर्दा से लड़ लेना, लेकिन पर्दा छोड़ो तब पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन पर्दा छोड़ो शर्त नहीं होनी चाहिए। और इस नाम पे उर्दू के बाद से कई और इंस्टीट्यूशन में ये पर्दा बना, बुर्का बना, मेडिटेशन पे हमारे ये हुए। अब आखिरी बात, हमें लग रहा है कि और कई सारे साथियों के पेपर में भी पढ़ा मैंने कि मुस्लिम तुष्टीकरण ने हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ाया है आज़ादी के बाद, और खास करके आज़ादी के नेताओं ने। और हम जितनी आलोचना हिंदू धर्म की करते हैं उतनी मुसलमान की नहीं करते। दोस्तों, मैं इस संतुलन बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, मैं कहती हूँ हिंदू तुष्टीकरण हुआ। गांधी जी जो कि एक तरह से धार्मिक अपने को कहते थे कि धार्मिक हूँ, कर्मकांडी नहीं थे बिल्कुल, उन्होंने साफ लिखा है कि स्कूलों से सरस्वती वंदना हटाओ, कोई जरूरत नहीं है वहाँ प्रार्थना की। जाओ मॉर्निंग असेंबली करो और अपने कार्यक्रम पढ़ाई लिखाई फिजिकल एजुकेशन व्हाटएवर शुरू करो, लेकिन प्रार्थना एक धर्म की प्रार्थना के बिल्कुल अगेंस्ट। अगर प्रार्थना करो तो सर्वधर्म, और नहीं तो मत करो प्रार्थना। प्रार्थना के लिए वो जिद्दी नहीं है कि प्रार्थना करना ही करना है। प्रार्थना तो एक बहाना था साभी धर्म के लोगों को एक जगह बिठाने के लिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को महसूस करें, इसके लिए था। लेकिन हमने इसको बिल्कुल भी समझा। इसी तरह से मुझे लगता है कि कम से कम हमारी उम्र के तो तमाम लोगों को ध्यान होगा कि जब ऑल इंडिया रेडियो खुलता था एक बड़ी प्यारी ट्यून के साथ, वो ट्यूनिंग इतनी प्यारी लगती है कि मैंने उसको रिकॉर्ड अपने पास रखा है सुनने के लिए। बड़ी जैसे एक सुबह होती हुई वक्त की एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत प्यारी। और उसके बाद वंदे मातरम होता था। उसके बाद सबसे पहला प्रोग्राम 5 मिनट के समाचार के बाद वंदना हो आधे घंटे की। उस वंदना में कोशिश तो सर्वधर्म की जाती थी। एक उसमें नाच भी होता था, एक सूफी संगीत भी होता था, एक यीशु प्रार्थना भी होती थी, एक जैन भी होता था, एक बौद्ध प्रार्थना भी होती थी, लेकिन मेजर पोर्शन उसका हिंदू होता था। चलो ठीक है, हिंदू बहुतायत में है, ज़्यादा सा होता था। और लास्ट उसका होता था रामचरितमानस की चौपाइयों से। किसने विरोध किया? ये हिंदू तुष्टीकरण नहीं था। तो हर जगह, हर सरकारी प्रोग्राम में
नारियल फोड़े जाते थे। कहाँ मुस्लिमों ने विरोध किया कि ये हिंदू रीति रिवाज है। तो मुझे लगता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान हमेशा धर्म को उसने ज़्यादा समझा है और एक धर्म के बोलबाले को उसने ज़्यादा टॉलरेट किया, जबकि हमको लगता है कि नहीं, हम लोगों ने मुसलमान को गालियाँ दी ही नहीं। जब जहाँ गाली देने की बात आती है, शाहबानो के केस में हमने बहुत आलोचना की, हमने भी मोर्चे निकाले। राजीव सरकार का झुकना विषय बिल्कुल हमें गंवारा नहीं था, और उस झुकने के चक्कर में राम मंदिर का ताला खुलवा दिया बैलेंस करने के चक्कर में। तो सरकारें तो बीच बीच में बैलेंस करते रहती है, हमें इस बैलेंस करने की जरूरत है। हम सर्वधर्म के नाम पे ये संतुलीकरण करने लगते हैं अपने दिमाग में भी, और सार्वजनिक तौर पे भी बोलते भी हैं। हमने 5 बातें मस्जिद के लिए कही, मंदिर के लिए कही, तो एक बार मस्जिद को भी जरूर करें। भाई हर 10 कदम पे जिस तरह से मंदिर मिलते हैं उस तरह से मस्जिद मिलते हैं, उस तरह से गुरुद्वारा मिलता है क्या? उस तरह से चर्च मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। हर इलाके में एक मस्जिद है, उनका काम चल जाता है। शुक्रिया, मेरा काम बात भी खत्म हो गई। हम सब लोग इसके पहले के सत्र से भी इस बात को कह चुके हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामूहिक परिवहन, यह सब सरकार का दायित्व है, क्योंकि उसके लिए हम टैक्स देते हैं। लेकिन आज सरकार अपनी इन जिम्मेवारियों से जिस तरह से भाग रही है वो बहुत ही निंदनीय है। जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, और ये सब कुछ हम लोग जानते आए, उसी तरह से मैं अपने बचपन के उदाहरण से एक बात बताना चाहूँगी कि मतलब पहले हम लोग सब सरकारी स्कूल में, जिला स्कूल में पढ़ा करते थे। आज जिसके पास, मेरे घर में जो मेरी सहायिका है उसके 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। तो समाज कैसे सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण आज लोगों पे इतना लोड आ गया है कि मेरी फीस मैट्रिक तक, हमारे समय में मैट्रिक था, 10th और 12th की बात हुई थी, 25 पैसा टोकन, बेटी होने के कारण, लड़की होने के कारण 25 पैसा टोकन फीस लिया जाता था। मेरे पूरे परिवार की का स्वास्थ्य की देखभाल के लिए PMCH था, पटना में रहते थे हम लोग। मतलब मेरा बच्चा PMCH में पैदा हुआ है। आज कोई भी आदमी जिसके पास कर्ज ले लेगा, लेकिन वो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को अवेल नहीं करेगा। और ये जो हर कुछ दिन के बाद छलावा दिखाया जाता है, आयुष्मान योजना, ये सब तो झूठ है। आयुष्मान योजना कहीं से भी जनता के, ये जो उद्योगपतियों ने अपने अपने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उनको और ज़्यादा पैसा मिले। क्योंकि मेरा गाड़ी को धोने वाला जॉन जो है, वो जब उसके बच्चे की बीमारी हुई, वो रानी अस्पताल है झारखंड में, वहाँ गया दिखाने के लिए। उस बच्चे को डायरिया हुआ था और लीवर से लेकर किडनी तक सब जांच कर दिया उन्होंने। तो ये जो अस्पतालों की लूट है, ये आयुष्मान योजना, जो आज स्वास्थ्य केंद्र जाइए तो कहीं भी गाँव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा, सब बंद है। और हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारा राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन, वो केवल किताब पे बन रहा है। झारखंड में मैं अपने ऑफिस में काम करते हुए CSR देखा करती थी, और हम लोग इंटीरियर में जा करके CSR का पैसा स्कूलों में और प्राथमिक केंद्रों में दिया करते थे। बहुत सारे ऐसे प्राथमिक केंद्र थे जिनमें कि वहाँ के लोकल यादव जी अपने गाय भैंस बांधते थे। स्कूल की बिल्डिंग बना दी गई, 5 कमरे बना दिए गए, जिसमें 3 कमरे में किसी ने हथियार लिया, 2 कमरे में स्कूल है। अगर 5वीं तक है या 8वीं तक स्कूल है, तो एक बच्चा जो 8वीं का है वो 5वीं तक का क्लास ले रहा है दूसरे इसमें। एक टीचर, 2 टीचर की केवल पोस्टिंग है। एक टीचर रांची में रहते हैं और वहाँ जो लोकल टीचर रहती है वो इनका काम देखती रहती है, और ये कुछ पैसा उनको दे दिया करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो पारा शिक्षक चला रहे थे, और पारा शिक्षक को एक एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है ये नहीं आ रहा है। तो अभी स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में जो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है,
उसमें दो ध्रुव बन गए हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, कि एक जगह तो शिक्षा का मतलब कुछ है ही नहीं, ज्ञान क्या होगा उनको उसकी परिभाषा नहीं पता, और दूसरी तरफ AI से लेकर पता नहीं कितनी कितनी पढ़ाइयाँ जो प्राइवेट में हो रही है उसका बोलबाला है। तो ये जो बहुत दूरी बढ़ गई है। कुछ दिन पहले मैं अपने लोगों को बता भी रही थी कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का एक स्कीम आया था, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को हेल्प करने के लिए 15,000 रुपया महीना वो दिया करते थे। उसकी सिलेक्शन कमेटी में मैं थी। जब मैं गांव हम लोग इंटीरियर में गई और वहाँ जब लोगों से पूछा जाता तो वो हिंदी में MA प्रेमचंद कौन थे, कवि थे, ऐसा जवाब आता है। इंग्लिश में कुछ भी पूछिए, वो हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखना नहीं जानते। तो शिक्षा का स्तर, अगर वो आदमी जो भी व्यक्ति है वो कहीं शिक्षा देने जाएगा, किसी को पढ़ाने जाएगा, स्कूल में टीचर हो जाएगा। और टीचर में तो बहाली आजकल हो नहीं रही है। टीचर में बहाली होती है मेरे और इनके, और हम सब अपने जात बिरादर के लोगों को बैकडोर से एंट्री करा देते हैं और फिर उनको कुछ दिनों के बाद रेगुलराइज कर दिया जाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो दयनीय स्थिति हम लोगों के देश में, पूरे देश में, और खासतौर से जो पिछड़े देश हैं, झारखंड, बिहार, यूपी, वहाँ इतनी खराब स्थिति है कि प्राथमिक हेल्थ सेंटर नहीं है। प्राथमिक शिक्षाओं में बच्चे झोला लेके बोरा लेके जाते हैं। जो कभी हम लोग पढ़ा करते थे कि अम्बेडकर को कैसे एक जगह बैठा दिया जाता था, तो आज स्थिति उतनी ही दयनीय है। इसलिए हम लोगों का एक संवेद स्वर में मांग होना चाहिए कि अब शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिक परिवहन। मुझे याद है पटना जंक्शन से हम लोग 25 पैसे में, 30 पैसे में, 50 पैसे में बस से राजेंद्र नगर चले जाया करते थे। तो आज सारी स्थितियाँ कितनी बदल गई हैं। कहीं कुछ वो अपनापन, उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि अपने देश, अपने राज्य, अपनी जो सुविधाएं हैं उनसे अपनापन होता था। आज वो अपनापन खत्म होता जा रहा है। तो हमें इन मांगों को जोर तरीके से उठाना चाहिए कि हमारे टैक्स से आप ये सब चलते हैं। और सचमुच में मनीष जी जो कह रहे थे फ्री कुछ नहीं होता है, और फ्री देने का अधिकार तो सरकार को है ही नहीं। हाँ, निःशुल्क कहीं कहीं होता है या बहुत कम शुल्क से होता है। और ये मिड डे मील की का तो करप्शन का जड़ हो गया है। ये बात सही है कि उस बहाने बच्चे स्कूल आ जाते हैं क्योंकि खाने की भूखमरी है, यहाँ खाना तो मिल जाता है कुछ, लेकिन खाना कैसा मिलता है वो भी जानने वाली बात है। आए दिन छिपकली मिलती है खाने में, लेकिन फिर भी मिड डे मील का, और जिस किसी ने भी इसकी सुंदर जयललिता ने इस अवधारणा को इंट्रोड्यूस कराया था, तो वो मिड डे मील देश की गरीबी दूर नहीं कर पा रहे, तो चलो कम से कम बच्चों को एक जून खाना तो दे रहे हैं। तो ये अच्छा है, लेकिन पूरे देश में जो भ्रष्टाचार फैला रहता है उसका असर वहाँ भी पड़ता है। तो भ्रष्टाचार नहीं हो और हमारी शिक्षा और हमारा स्वास्थ्य निःशुल्क हो, इसकी बात सरकारी जिम्मेवारी हो, इसकी बात हमें करनी चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद मनीषा जी आएंगे। दूसरी बात है जो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की जो कल्पना है उसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ। मैं पिछले 22-23 साल से बंगाल की एक गांव में एक सरकारी स्कूल में काम करती हूँ। महिलाओं का स्कूल है, लड़कियों का। तो बंगाल में जैसे आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने ऑफिशियली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे वो भी वहाँ पे आने लग गए। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे समय में हमने देखा कि एक बहुत प्रभावशाली एक्ट है। इस एक्ट के कारण बहुत कुछ बदलाव आया था। हाल ही का जो डेटा है, लास्ट जो मिला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें से ऐसा पता चल रहा है, जिस बात को कोई गैर से देख नहीं रहे, कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि गरीबी है या चाइल्ड मैरिज है, लेकिन इसके डेटा से पता चलता है कि लड़कियां और लड़के दोनों ही बोल रहे हैं कि उसको रुचि नहीं लग रहा है, कोई इंटरेस्ट उसको नहीं है। जो पढ़ाया जाता है उसमें उसका कोई रुचि नहीं है। मैं जिस जिला में हूँ उस जिला में वो चाइल्ड मैरिज में सबसे आगे है, हमारा ब्लॉक भी है, इसलिए बहुत दिन भर उसमें बहुत काम चलता है। इसके खिलाफ हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इस बात को कोई सामने नहीं ला रहे।
हमने जो बीएड ये सब में जो किताब पढ़े थे उसमें शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नौकरी नहीं था, उसमें वैल्यू था, मनुष्य बनने का था, क्यूरियोसिटी का था और बहुत कुछ था। गांधी जी से हमने सीखा था कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी किताब है उनकी टीचर। लेकिन हमारे अभी जो टीचर्स लोग हमको दिखाई दे रहे हैं हमारे स्कूल में, तो बहुत ये अंतर अभी दिखते हैं कि वो गांव में आते हैं लेकिन रहते हैं इस शहर में, और उनके अपने बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम और ये सब में जाते हैं। तो उनके दिमाग में वही बात आ रहे है जो बात की इतनी देरों से आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके नतीजा ये होता है कि हमारी स्कूल की सबसे होनहार लड़की जिसके नाम स्वीटी खातून है, वो आके मेरे को बोलती है कि अच्छा दीदी, क्या मेरे गांव की जो मस्जिद है क्या वो भारतीय संस्कृति का नमूना नहीं है? इस बात ने मेरे को बहुत हिला दिया था कि हम क्या सिखा रहे हैं। तो ये जो समय आ गया है इसमें हमारी एक निवेदन ये है कि हम पुनर्बार ये विचार करें कि शिक्षा की उद्देश्य क्या है। क्या इसका उद्देश्य है कोचिंग स्कूल में बच्चों को भेजना, और पढ़ाई कैसा होता है कि मछली का माथा का पता नहीं, तेल का पता नहीं, बीच वाला हिस्सा पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस बार वो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पढ़ाई का जो हालत अभी बनते जा रहे हैं, इसको लेके गंभीरता से कोई अगर सोचेगा, हमको लगता है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण को सोचना चाहिए। हम सिर्फ ये ना कहें कि हमारे स्कूल में बच्चे नहीं है, कोचिंग क्लास में बच्चे भरे हैं, और दिल्ली में बाढ़ आते हैं तो कोचिंग क्लास में बच्चे मर जाते हैं, स्कूल खाली रहता है। साइंस का क्लासेस चल रहा है, कोई लड़का नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए आते, स्कूल के टीचर आधा दिन करके फिर जाके कोचिंग क्लास लेते हैं। ये जो भयंकर चल रहा है, इसके खिलाफ ये जो शोषण है, ये पूरे हमारे सारी चीजों को आप कितने भी राइट्स दे दो उसके खिलाफ जा रहे हैं। शिक्षा के बारे में ये बस ये कहना है, बंगाल में भी हेल्थ स्कीम लागू है, आयुष्मान भारत रिजेक्ट किया गया है, तो हमारे वहाँ स्वास्थ्य साथी करके है जो कि मोटा मोटी अच्छा ही चलता है। लेकिन उसका भी मुश्किल ये है कि ज्यादातर जो नर्सिंग होम है वो सब लोग उनका ठेका लेके बैठा है। कोई बीमार पड़ता है तो वो उनके एजेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी नर्सिंग होम में आओ, उसके खाते में 30,000 है, 25,000 उससे निकाल लेते हैं, दवाई है, ये है, वो है, वो है। तो क्यों ना हम ये मांग करें कि जिसके पास ये हेल्थ कार्ड हो, स्वास्थ्य साथी हो, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में क्या ऐसा कीड़े मर गए कि उनको सारे लोगों को रेफर ही करते रहे, रेफर तक जगह बन गया है। तो ये भी आवाज हमको लगता है उठाना चाहिए। तीसरी बात जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया था, लेकिन इसलिए आज भी करना पड़ा कि मेरी बेटी जो है वो भी एकदम गांव की स्कूल से पढ़ी हुई है और अभी यूनिवर्सिटी में है, तो उसके साथ मेरा बहस चलती है, वो MA की लास्ट में है। तो वो दिखाया हमको कि चैट GPT वगैरह ये सब लोग यूज करते हैं, लेकिन हमको ये ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या भयानक है, कितना जॉब खाने वाला है, वो बात तो है ही। और ये भी है कि ये इतना तेज है, एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसमें कोई अनुभूति नहीं है, ये भी हम मानते हैं। स्टीफन हॉकिंग जी ने कहा था कि इनके कंपटीशन में मनुष्यों का इतना इवोल्यूशन नहीं होगा, ये हम लोगों को खा जाएंगे, ये तो सब होगा या नहीं होगा, ये बात का बात है। लेकिन फिलहाल ये भी हमको देखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे कौन है। ये भी फेस डिटेक्शन करके अमेरिका में ब्लैक लोगों को अलग कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो मेरी बेटी जो कंपैरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट है और काफी अलग तरह से सोचते हैं, चैट GPT उनको भी बहुत भयानक दिशा दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी वही दिमाग है जो दिमाग अभी हमारे पूरे राष्ट्र को खाए जा रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की तरफ से कोई सशक्त कदम उठे तो हमें लगता है कि हमारे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, उसके पास भी कुछ पहुंचे। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि जो 3-4 पुरानी मांगे हैं उसको हम लोगों को फिर से उठाना चाहिए। एक तो जो उस समय सवाल उठा था कोठारी कमीशन में, उन्होंने ये कहा था कि नेबरहुड स्कूल हों। अगर पड़ोसी स्कूल नहीं होंगे
तो आज हमारे मोहल्ले का बच्चा 50 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर जाता है, जो बच्चे को दिक्कत तकलीफ होती ही है। बेसिकली वो स्कूल जो है ना, वो स्टेटस सिंबल बन गया है। इसलिए कई माँ बाप को मैं जानता हूँ जिनकी हैसियत नहीं है उतना देने की, लेकिन फिर भी चूंकि उस स्कूल में पढ़ाना स्टेटस सिंबल है, इसलिए लोग वहाँ भेज देते हैं। तो एक तो उस सवाल को उठाने की जरूरत है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के एक नौजवान ने एक रिट किया था हाई कोर्ट में, उसमें फैसला भी आया था कि जो भी सरकारी तनख्वाह लेता है उसको सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। दूसरा, एक और दिल्ली में हमारे साथियों ने सवाल उठाया था कि सरकारी नौकरियों में वही लोग जाएं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो शायद ये फिर मामला थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि आज जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, इसका सवाल नहीं है। प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा आजकल घर में पढ़ाई होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमारी भांजी है, उसके 2 बच्चे पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ। तो स्कूल का रोज होमवर्क आ जाता है, मैं इसको करके ले आ। अब माँ बाप बैठे हुए हैं, इतना ही नहीं, वो दूसरी तीसरी का बच्चा है, उसको 3 ट्यूशन लगे हुए, 3 टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। एक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, हिंदी पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए, माँ बाप अलग से पढ़ाते हैं। तो ये जो किसी ने ठीक बात कही थी, शायद किशोर भाई ने कहा कि आज बच्चे का तो जीवन ही नहीं रह गया, उसको खेलना कूदना छोड़ दिया। अगर वो बड़ी मुश्किल से माँ बाप का कहीं से पा जाए, वो क्या है, मोबाइल लेकर के भाग जाए, कोई देख ले चारपाई के नीचे घुस करके, तो अलग बात है। नहीं तो बाकी तो वो उसके लिए खेलना मुश्किल ही हो। जैसे खेलने के लिए जाएगा, अरे तुम्हारा वो ट्यूशन जाने का समय हो गया, अरे वो टीचर आ रहे हैं, स्कूल जाने का समय हो गया। बच्चे सवेरे मतलब सोते रहते हैं, माँ बाप किसी तरह से उठा के उनको भेजते हैं। तो बच्चों की ज़िंदगी तो ऐसी हो गई है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे परिवार के बच्चे मैं देख रहा हूँ, अभी उसको अंग्रेजी तो छोड़ दी, हिंदी भी ठीक से नहीं आती है और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। उसका पेपर जो है वो अंग्रेजी में आया हुआ है। अरे भाई, अंग्रेजी समझेगा तब तो लिखेगा, वो समझता ही नहीं है, हिंदी तो समझ नहीं पाता है ठीक से। तो ये जो अंग्रेजी स्कूलों का भूत है कि भाई वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वो फीस भले ही बहुत अच्छी है, वहाँ फीस ली जाती है, लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं होती। मैं भी संयोग से 2-3 पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैनेजमेंट कमेटियों में या जाता हूँ या मेंबर हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ कौन बच्चे पढ़ा रहे हैं, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, कितनी फीस है। मेरे कहने के विरोध के बावजूद भी फीस बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो ये जो शिक्षा के नाम पर लूट है, उसको रोकने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। कोशिश के अगर इस काम को हम लें, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक और गार्जियन जुड़ जाएंगे। अभी किसी साथी ने आगरा और मथुरा के इलाके में इस आंदोलन को चलाया था, बहुत लोग आ गए। उसी समय जब वो सुल्तानपुर के नौजवान ने हाई कोर्ट में किया, तो मेरे जैसे क्या हजारों हजार लोगों ने उसके साथ जुड़ करके और रैली की। भाई ये सही बात है कि जज का बेटा हो या चाहे डीएम का बेटा हो, जो पास का पड़ोसी स्कूल है उसमें पढ़े। तो अगर हम इस जंग की कोशिश करते हैं तो इसका बहुत व्यापक असर होने वाला है। अंतिम मैं एक चिकित्सा के सवाल पर जो खुद भुगता हुआ है, हमारा जो भांजी दामाद था वो बीमार हो गया, तो उसको कुछ आँख की प्रॉब्लम थी। तो एक हॉस्पिटल था वहाँ चित्रकूट में, वहाँ लोगों ने बताया अच्छा है, वहाँ ले गया सदगुरु हॉस्पिटल में। जब बिल पेमेंट करना हुआ तो 11,000 रुपये उन्होंने बताया। और जब उसने कहा कि नहीं बाबा जी, मेरा जो है वो क्या है, हेल्थ कार्ड है, इंश्योरेंस है और उससे पेमेंट हो जाएगा, उसमें पैसा है। तो तुरंत जो बिल 11,000 का था उससे 36,000 रुपये बना दिया। कहा उससे जो है 36,000 का। उन्होंने कहा क्यों नहीं, उसको चाहे उससे हो चाहे इससे क्या बात है। कहा नहीं साहब, वो तो इंश्योरेंस से होना है, 36,000 होना। नहीं कोई वो क्या मैथमेटिक्स क्या है। बहुत बहस हुई, लेकिन मैं उनके इंचार्ज तक से मिला, गया, लड़ा, बहस हुई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब वो तो हमारा रूल बना हुआ है, वो तो कंपनियों का है कि अगर आप उनके यहाँ पेमेंट करेंगे तो इतना आपको पेमेंट करना था। तो ये जो मिली जुली लूट है, जो इस तरह के हम सब लोगों के साझा अनुभव है, तो उसके आधार पर उनको एक्सपोज भी करना चाहिए, मांग भी करनी चाहिए और इस बात को शिद्दत से उठाना भी चाहिए। अंतिम बात कहते हुए मैं कई कॉलेजों में जाता हूँ व्याख्यान के लिए। एक
टीचर्स की ट्रेनिंग थी, मीटिंग थी, उसमें लोगों ने बुलाया था। मैंने उनसे पूछा कि भाई कितने टीचर हैं इसमें जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ करके आए। केवल 3 टीचर ने हाथ उठाया, कहा कि मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। बाकी करीब 35-40 टीचर थे जो गांव के हिंदी स्कूलों से पढ़े हुए थे। हमने पूछा कोई आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं गांव में, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। हमने कभी मेरी बात लगता सुना नहीं आप लोगों ने। कहा नहीं सर, दुख इस बात का है कि हम सब लोग जो है जानते हुए भी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि भाई आप तो पढ़ाते हो कि बच्चे की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, और अगर आप मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं तो आप इसके साथ क्राइम कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, ये तो हम पढ़ाते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन क्या किया जाए, ऐसा हो गया है, पत्नी का दबाव है, पिता का दबाव है, इनका है, उनका है। तो ये जो एक विशियस सर्किल बन गया है, जो दुष्चक्र बन गया है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, उसको तोड़ा कैसे जाए, उसका एक ही तरीका है जो हम लोगों ने सवेरे भी कहा, भाई अगर हम कुछ शुरुआत आंदोलन के रूप में करें, अपने से शुरू करें, अपने पास से शुरू करें, अगर ये हिम्मत जुटा करके, तो शायद उसका रास्ता निकल सकता है। लेकिन उसमें सबसे अच्छा जो तरीका मुझे महसूस होता है वो पड़ोसी स्कूलों का, वो हम लोग मांग जरूर रखनी चाहिए। और दूसरा जो है, अगर आपको सरकारी डिपार्टमेंट में जाना है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको सरकारी पढ़ाई को भी करना चाहिए। वो कैसे सुधार हो वो सोचा जा सकता है, उसके लिए दबाव भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमको जोड़नी हैं। थोड़ी टिप्पणी सभी तीनों विषय। एक चीज को ध्यान दिलाना था कि हम लोग चिंतित हैं सांप्रदायिकता और भगवाकरण शिक्षा का जो है उसको लेकर, तो मुझे लगता है कि वो काफी पहले शुरू हो गया था। इस समय हम लोगों ने शिक्षा संस्थाओं के नाम पर देश में पूरा सरस्वती शिशु मंदिर का चेन खड़ा किया, और उसमें जो एक पौध पूरी की पूरी लगाई, उसने शिक्षा का ही नहीं समाज का भगवाकरण। सारे टीचर्स आप पता कर लीजिए, बहुत सारे और ग्रामीण इलाकों में पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग वहीं से पढ़कर निकले हैं, और उनको जो ज्ञान मिलता है वो हम सब जानते हैं, उसको करना नहीं है। अभी जो महंगा जिस तरह से शिक्षा को किया गया है, ठीक बोला पूर्व वक्ता ने कि हमने BHU में MA में 135 रुपया फीस दी थी। हमारी बेटी की फीस हमने 27,000 रुपये सेमेस्टर उसी BHU में दी प्रति सेमेस्टर। तो ये यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज का हाल हो गया है। किस तरह का हमला है वो जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और JNU को देखकर समझ आता है। BHU का बजट आधा कर दिया गया, और वहाँ टीचर्स पेड़ काट के ठेकेदारी लेने का काम कर रहे हैं ज़्यादातर, और रैकेट चल रहे हैं। संघ का एक व्यक्ति परमानेंट वहाँ के गेस्ट हाउस में रहता है, ये देखने के लिए कि कोई छात्र दूसरी विचारधारा के कार्यक्रम न कर पाए और न कोई गतिविधि यूनिवर्सिटी कैंपस में होने पाए। तो इस लेवल पे है। सारी यूनिवर्सिटी के VC वहीं मुख्यालय से तय होते हैं और बैठाए जा रहे हैं। पूरी तरह से हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। कंपटीशन का हाल ये है कि हम अगर बात करें बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की, तो CBSE का भी गुणवत्ता, जो मेरा बच्चा खुद भी पढ़ रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि सिलेबस चाहे कितनी मोटी किताब हो हटा दिए जाते हैं। 2, 4, 10 मुश्किल से 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ाया जाता है। जो अंग्रेजी स्कूल की बात कर रही हूँ, जो हाई मतलब इतना ज़्यादा पैसा लूट रहा है, मध्यम वर्ग को लूट रहा है, वहाँ 10-20 चैप्टर बहुत मुश्किल पढ़ाए जाते हैं 10th में, 11th में, 12th में, और बाकी पूरी किताब ऐसे के वैसे धरी रहती है। एग्जाम हो जाते हैं, 90-80% नंबर भी मिल जाते हैं बच्चों को, और जब वो कंपटीशन में जाएगा तो उसको कुछ नहीं मालूम है। उस कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। नतीजा वो कोचिंग सेंटर में जाएगा जो एक इंस्टीट्यूट की तरह 40-40 बच्चे, आकाश हो, ये LN हो, और पता नहीं क्या क्या दुनिया कोटा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए प्रति उसकी जो है ये इसकी फीस होती है। आपका बच्चा इंजीनियर ही बन सकता है तभी उसकी जिंदगी चलेगी, या डॉक्टर ही बन सकता है तभी चलेगी, और उसको वहाँ जबरन ढकेला जाता है। वहाँ पे किस तरह की, और वो कोचिंग की सेटिंग होती है। सबने देखा कि मेडिकल की नीट की परीक्षा हो या इस देश में टैट की परीक्षा हो
परीक्षा अभी ठीक तरीके से नहीं ली जा रही, क्योंकि वो भी ठेके पे दे दी गई है, वो भी प्राइवेट लोगों को दे दी गई है। परीक्षा लेने का काम भी अब शिक्षा में लगे हुए लोगों का काम नहीं रह गया। टीचर पूरी तरह कंफ्यूज है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बदलाव कर दिया जाता है, मनमाना तरीके से बैठ के वहाँ दिल्ली में बदलाव होता है। उनको हर बार ग्रेडिंग सिस्टम बदलता है, हर बार और तमाम सिस्टम बदलता है। पता ही नहीं है उनको कि परीक्षा लेने के पहले तक उनको क्या क्या बदलाव करके कैसे एग्जीक्यूट करना है चीजों को। इस तरह वो बेचारे टीचर भी रो रहे होते हैं। यूपी में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। अभी और ज्यादा लिस्ट है कि उनको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं पे सेंट्रल स्कूल एक भी नहीं बंद हुआ, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के बच्चे पढ़ते हैं और वो भी सरकारी स्कूल है। एक सरकारी स्कूल के बच्चे पे अगर 5 रुपए खर्च कर रही है सरकार, तो एक उसी सरकारी स्कूल का एक माध्यम सेंट्रल स्कूल है, उस पर 600 रुपए खर्च कर रही है सरकार। ये रेशियो का फर्क है। हम किस तरह भेदभाव करते हैं शिक्षा के माध्यम से अमीर और गरीब के बीच में, ये दिखाता है कि प्राइवेट वही सरकारी व्यवस्था प्राइमरी जो गांव का बच्चा पढ़ता है उसके स्कूल के लिए 5 रुपए खर्च करती है, और वही सरकारी व्यवस्था 600 रुपए एक सेंट्रल स्कूल के बच्चे के लिए खर्च करती है, जिसका स्टैंडर्ड कभी नहीं घटता। वहाँ एडमिशन के लिए मारा मारी रहती है। तो हम दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत नीयत में है। एजुकेशन को लेकर नीयत ही सही नहीं है, और ये शुरू से है। जिस ब्राह्मणवाद को लेकर के बहुत सारी लॉजिक दी जा रही थी, ये पूरा सिस्टम वहीं से संचालित है। फेलोशिप जो दी जा रही थी, जो बच्चे उच्च शिक्षा में पूरा 80% जनसंख्या में से मात्र 6% है, आंकड़े बता रही हूँ, मात्र उच्च शिक्षा में ग्रेजुएट होने वाले अभी भी दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे 6% है, और उन बच्चों की फेलोशिप बंद हो गई है। उनको पैसे जो सपोर्ट मिलते थे उच्च शिक्षा में, ये कहा जा रहा है 35 साल तक ये लोग पीएचडी करते रहेंगे, तो उनको जरूरत नहीं है। पीएचडी की स्कॉलरशिप कम कर दी गई, जगह कम कर दी गई, संख्या कम कर दी गई, रिसर्च की जरूरत अब इस देश को नहीं है। तो ये शिक्षा का मोटा मोटी हम लोगों की दशा है। एक सुधार कि 6% नहीं, हम अब 10% मांगते हैं जीडीपी का कि खर्च होना चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि हमारी जनसंख्या उस अनुपात में बढ़ गई है। और दूसरी चीज कि 3 साल तक से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी खोली गई, जो सरकार की व्यवस्था है और दुनिया की सबसे बड़ा जो वो है योजना है, वो मिड डे मील की और आंगनवाड़ियों की व्यवस्था है। और उस व्यवस्था, वो योजना इंटरनेशनली संचालित है, वो कोई हमारी किसी सरकार की मेहरबानी से नहीं चल रही। और उस व्यवस्था को भी आंगनवाड़ियों को और उस तरह से कमजोर करने की ही काम किया, तो उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। उसी तरह से सीधे स्वास्थ्य पे अगर आए तो सरकारी जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र या सीएचसी पीएचसी का जो चेन था, उसको जानबूझकर खंडहर बनाया गया है। जानबूझकर वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही, क्योंकि वो शुरुआत हो चुकी है। उसको वेदांता को और ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स को अच्छा करके दिया जाएगा, मतलब आपके पैसे से और मेंटेन करके उसको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तब उनको सौंप दिया जाएगा। ये तैयारी शुरू हो गई है। और बाकी शिक्षा स्वास्थ्य का बात करूँ तो 3.5% से भी कम हम खर्च करते हैं कुल बजट का, और वो पूरी स्वास्थ्य की व्यवस्था को अब प्राइवेट प्लेयर्स में नहीं, बीमा के हाथ में सौंपा गया है। बीमा का हाल ये है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ, प्रजनन स्वास्थ्य के साथ सबसे ज्यादा क्रूरता अगर हो रही है तो इनके नाम पे हो रही है कि आप जाएंगे तो पता चला कि जाते हैं कुछ और कराने और ऑपरेशन किसी और चीज का होता है, क्योंकि वो बेचारी अनपढ़ महिला जब जाती है तो ज्यादातर को तो पता चला कि यूट्रस ही निकाल लिया जाता है और तमाम तरह से इस तरह का घोटाला किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि भर्ती का पैसा बीमा का निकाला जाए। ऐसे ऐसे रैकेट डेवलप हो गए, और ये रिपोर्ट है बाकायदे हम लोगों के पास। तो दवा कंपनियों का आपको पता ही है कि इस देश की बड़ी से बड़ी दवा कंपनी कोरोना काल में उसका खेल दिखाई दिया, और इस देश की सरकार जो चला रहे हैं उनको दवा कंपनियों से भी खूब चंदा मिला है, क्योंकि उनकी दादागिरी चलती रहे और दवाओं को 6 गुना 7 गुना 10 गुना महंगा किया गया है। जो कैंसर तक जैसे बीमारी की भी दवाएं, या डायबिटीज जो अब ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है, उसकी दवा साल 2 साल में हर साल उसका दाम बढ़ रहा है। और अमानवीय तरीके से प्राइवेट अस्पताल लूट के धंधे हैं, और इसलिए लूट के हो रहे हैं क्योंकि वो ज्यादातर हॉस्पिटल जो है वो ये जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, माफिया का जो काला धन है, जो राजनीतिक माफिया में जिनको करती हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य के पूरे
हाथ में ले रखा है। स्कूल कॉलेजेस भी हो या अस्पताल बड़ी बड़ी जो बने हुए हैं 5 स्टार की तरह के, वो ज्यादातर ये राजनीतिक माफिया हैं जो अपना ब्लैक मनी वहाँ वाइट करते हैं और इसके बाद और लूटते हैं। पीएम केयर फंड भी स्वास्थ्य के नाम पे बनाया गया था, सबसे बड़ा घोटाला है। इसको प्रशांत भूषण जी और तमाम लोग अभी जोर शोर से बता रहे हैं कि किस तरह का घोटाला वो है हम लोगों को। आयुष के नाम पे आरएसएस के लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, उनके नाम पे प्राकृतिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, अब तो हवन पूजन और गोबर चिकित्सा भी हो रही है। और उनका बड़ा बड़ा अस्पताल जिसमें मक्खी भी नहीं जाती है ऐसा खोला गया है और वो चला रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। जैसे गौशाला के नाम पे उनको पैसा दिया गया, धंधा चला गया, वैसे आयुष के नाम पे भी आयुष मंत्रालय ऐसे लोगों को पैसा बांट रहा है। और हम लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा काम, रचनात्मक काम कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को महत्व दे रहे हैं। आप 50 ऐसे अस्पताल बनारस में भी देख लेंगे जो संघी लोग जो हैं चला रहे हैं, वो विभागों से उनको पैसा मिल रहा है, कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे। तो ये चीज कहना था। सद्भाव की बात पे एक बात कहनी है कि देश में अभी भी 60% लोग ऐसे हैं, जरूर एक गिरोह है जो पूरे देश को जो है नफरत की आग में झोंक रहा है, बंद कर रहा है बिल्कुल से। हर त्योहार के टाइम पे डराता है, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो या फिर रमजान का महीना हो, आपको भयभीत करते हैं उस माहौल में। लेकिन इस बार जो एक सुंदर चीज दिखाई दी वो ये कि रमजान से पहले इन्होंने कितनी भी गंदगी की हो, लोगों ने फूल बरसाए। तमाम जगहों पे ये घटना उसके रिएक्शन में अपने आप हुई और उसको खूब लोगों ने दिखा, सराहा कि बहुत अच्छी तरह रमजान के समय ईद के दिन निकलने वाले लोगों के ऊपर फूलों की बरसात की गई। तो कुछ तो कहीं बचा हुआ है, ये देखना था। पाठ्यक्रम और उसके लिए बदलाव के लिए जहाँ तक कहना है मुझे कि ये चीजें तो हम लोगों को भी सुझाव देनी पड़ेगी। जो इस तरह के पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं जिसमें फ्रीडम मूवमेंट के लोगों को और उसके चैप्टर को, डेमोक्रेसी के चैप्टर को, ऐसे चैप्टर्स को हटाया जा रहा है, वो एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। उसको लेकर के हम लोगों को कहीं ना कहीं बात करनी होगी। एक मुद्दा छोटा सा ये कि आवाज का जो हक है उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। शहरों से स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा शहरी इकोनॉमी के इंजन है, शहरीकरण को बढ़ावा देना है और गरीबों को शहर से बाहर निकाल देना है। सारे आवास और झोपड़ियां जो तोड़ी जा रही हैं वो गरीबों की बिना किसी मुआवजा दिए अवैध बता करके, और उनको कोई आवाज नहीं दिया जा रहा। बिल्डर माफिया मध्यम वर्गों को चूस रहा है और ये बड़ा मुद्दा है। सब तबाह हो रहे हैं, EMI भरते भरते बैंक भी लूटता है, बिल्डर माफिया भी लूटता है। तो कहीं ना कहीं आवाज का सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है और मेरे जैसा बेघर हो जाने के बाद आदमी को तो ये खूब समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ा मुद्दा है। निम्न मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए आवाज, सस्ते आवाज ये देना भी जिम्मेदारी है। शहर से आप सारी जमीन केवल और केवल कारपोरेट के हाथ में या पैसे वालों के हाथ में नहीं दे सकते। एक आदमी के पास 10 घर होंगे, हर शहर में घर होंगे, और एक आदमी के पास कोई एक झोपड़ी नहीं होगी। ये भी बहुत बड़ा भेदभाव है अपने आप में। तो हम लोगों को इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है और इस बात को लेकर के स्पष्ट कहना चाहिए। AI को लेकर के हम लोग बहुत जानकारी बहुत जानकारी लेके फिर हम ChatGPT और पता नहीं और कौन कौन से ऐप आएंगे यूज भी कर ले। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, जो कहा उन्होंने मनीषा जी ने, कि पीछे चला कौन रहा है। अब एलन मस्क आ गए हैं तो अभी आज ही था न्यूज में कि ABP न्यूज भी अपनी भाषा बदल रहा है, दैनिक भास्कर भी मोदी को क्रिटिसाइज करने लगा है उनकी नीतियों को। क्यों? क्योंकि देश में एलन मस्क का पदार्पण हो गया है तो मीडिया में भी लोग पलटी मारेंगे अब, और एलन मस्क अमेरिका को चला सकते हैं तो हमें भी चलाएंगे और हमारे दिमागों को भी कंट्रोल करेंगे। तो जो चलाने आ रहा है उसकी नीयत ये नहीं है कि हमारा भला और हमको आसान करने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी नीयत में दुनिया को कंट्रोल करना है, ये नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद हम अगले विषय की तरफ पढ़ेंगे। इसका कल का दिन पूरा उस बात पे ही समर्पित है कि संगठन का स्वरूप, उसकी दिशा क्या होगी और कार्यक्रम क्या होंगे, सांस्कृतिक राष्ट्र निर्माण अभियान के कार्यक्रम क्या होंगे, और जो भी सिचुएशन है जिसके बारे में हम लोग 2 दिन बातचीत किए हैं और लगातार इसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हमको आगे 1 वर्ष के कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, इस तरह से हम लोग उसको तय करेंगे और कैसे हम करेंगे। इसके लिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की सांगठनिक दिशा जो विषय है
तो इस बारे में इस लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की सांगठनिक दिशा इस विषय पे सबसे पहले हम निवेदन करेंगे आनंद कुमार जी को जो अपना वक्तव्य इस बारे में प्रस्तुत करें। साथियों, अभी जो 2 दिन का अनुभव है वो ये है कि हम सब लोग अपनी सामूहिक ऊर्जा जब महसूस करते हैं तो दिमाग का दरवाज़ा भी खुलता है और कंठ में भी बहुत सारा स्वर इकट्ठा हो जाता है, बहुत सी बातें करते हैं। हम लोगों ने 1 महीने का समय लिया था कि हम लोग कुछ बातें लिखेंगे। उस समय एकांत था, अकेलापन था, बहुत सी बातें नहीं आती। तो समूह का महत्व यहाँ समझ में आता है और समूह संगठन के आधार पर चलेगा। समूह इतना हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है कि हम बहुत से सवालों को संबोधित करने के लिए आग्रह करते हैं एक दूसरे से। जैसे शिक्षा का सवाल था, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए हम लोगों के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे मोर्चे हैं जहाँ हर आदमी और औरत लगा हुआ है, वो उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि उसमें वो हिस्सेदारी करे, आलोचना करे, सुधार करे। लेकिन उस पर हम लोग जब निजी चर्चा का समय था, अपना पर्चा लिखना था, तो ज़्यादा बोल नहीं पाए, ज़्यादा लिख नहीं पाए। दूसरा संकट ये भी हुआ कि शिक्षा से जुड़े भी बहुत कम लोग, शिक्षक लोग हैं, तो शिक्षक तो हैं कई विश्वविद्यालयों के, महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के, लेकिन विद्यार्थी नहीं हैं। वो संतुलन जिस दिन बनेगा उस दिन फिर हम ज़्यादा कारगर कई तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा में परिवर्तन की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ और विद्यार्थी संघ बना दिए जाएँ, 3 ऐसे दरवाजे खुलेंगे, खिड़की खुलेंगी कि ये बंद घर रहस्य में नहीं रह जाएगा। बार बार में विद्यार्थी परिषद, RSS विद्यार्थी परिषद, RSS वो भूत भी हम लोगों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक जमाना था 60 के दशक में हम लोग छात्र संघ बनवाने की लड़ाई लड़ी थी, इंटर कॉलेज तक छात्र संघ बनाए थे, उससे एक सेना खड़ी हो गई थी पूरे भारत में। आज 4 करोड़ विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें 40 लाख भी छात्र संघ के माध्यम से नागरिकता निर्माण या समाज निर्माण या राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं कर पा रहे। छात्र संघ ही नहीं है, वहाँ नहीं है जहाँ से लोग पैदा हुए। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, जो मौजूदा नेतृत्व है, वो छात्र राजनीति से पैदा हो। और उन्हें सबसे पहले जैसे कोई अपनी माँ का मान मर्दन करे, माँ की हत्या करे, वैसे ही समय छात्रों को बंद करती है। कारण क्या बताइए? छात्रों में गुंडा पैदा होते हैं। गुंडा क्यों पैदा होते हैं? कि छात्रों के चुनाव में राजनीतिक दल हस्तक्षेप करते हैं, वो पैसा लगाते हैं, तो गुंडों को टिकट देते हैं। तो ये तो फिर चुनाव में भी ये तर्क आ जाएगा कि चुनाव से गुंडे पैदा होते हैं, चुनाव से अपराधी जीते, तो चुनाव खत्म कर दिया जाए, लोकतंत्र खत्म करते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमको संगठन के बारे में सोचने को मजबूर करते हैं। हमने कई चीज़ें लिखने की संभावना थी। एक हमने स्त्री विमर्श के बारे में लेख लिखा था, वो यहाँ पर बता। ये एक आशा का क्षेत्र है और वहाँ से हमको संगठन के लिए भी कुछ सूत्र मिलते हैं। स्त्री विमर्श जो इस समय देश का है, तमाम निराशाओं के बावजूद आशा का एक बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर महिलाएं किस तरह से लड़ रही हैं, महिलाओं की मदद में और लोग कैसे योगदान कर रहे हैं, उसमें से बहुत कुछ सीखने लायक है। फिलहाल जो अभी की बात है वो सूत्रवत ही रखी गई है कि मैं चूँकि संयोजक हूँ इस प्रयास का, हमारे साथ 1 दर्जन बड़े तेजस्वी लोगों का समूह है, पदाधिकारी समूह है, राज्यों में कुछ राज्यों में संगठन बने हैं, उनके राज्य के संयोजकों की कमेटियां हैं। उस सब के आधार पर कुछ बातें आपके सामने रखने की जरूरत महसूस की। छोटा पर्चा है, छोटा नोट है, इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का संगठन कुछ सुझाव। पहली बात, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के लिए संगठन का अर्थ क्या है? सामान्य संगठनों से किसी अभियान के संगठन प्रबंधन में क्या फर्क होना जरूरी है? संगठन निर्माण, चरित्र निर्माण और नेतृत्व निर्माण में क्या संबंध होना चाहिए? इन चुनौतियों के बारे में हमारा क्या अनुभव है? दूसरी बात, वैसे तो किसी भी संगठन संदर्भ में संगठन का अर्थ काम का बंटवारा और परस्पर सहयोग होता है। इसमें 3 बातें शामिल मानी जाती है। एक, संगठन के लिए चुने गए काम का संगठन के उद्देश्य से स्पष्ट संबंध होती है, यानी संगठन के नाम पर जो काम हमको दिया गया वो जो हमारा व्यापक लक्ष्य है उससे उसका सीधा संबंध होगा, तभी उस काम को पूरा करने का हमको उत्साह होगा। नहीं तो वो संगठन का काम सबसे ज़्यादा थैंकलेस काम होता है।
क्योंकि जितने लोग होते हैं वो निगरानी कमेटी के चेयरमैन हो जाते हैं, कहते हैं ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या किया इसकी कोई चर्चा नहीं होती, क्या नहीं किया। इसलिए संगठन का सचिव बनना, संगठन का अध्यक्ष बनना, संयोजक बनना अपने आप में सबसे ज़्यादा आप मुझे मार का एक सूत्र है। फिर भी कुछ लोगों को तो करना ही पड़ता है। तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें हम लोगों ने जो अनुभव किया उसमें ये पाया कि संगठन का मतलब है काम का बंटवारा और परस्पर सहयोग, और इसके लिए संगठन के लिए किए गए चुने गए काम का संगठन के उद्देश्य इस पर समझना चाहिए। दूसरा, अपने हिस्से आए काम के प्रति जिम्मेदारी की भावना में सब चीज़ों के बाद जो काम मेरे हिस्से आया, सवाई के जिम्मे आया, तो यहाँ शिविर का प्रबंध करें, तो उसके बारे में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, डालने का नहीं रहना चाहिए। और तीसरा ये कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के बारे में सजग और सक्रिय रहे, इसके लिए परस्पर सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना और निगरानी की व्यवस्था हो, जिससे किसी एक की लापरवाही पूरी व्यवस्था में गतिरोध न पैदा कर। जो काम कर रहे हैं संगठन का, उनका कभी बीच भी शब्द दबाते रहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको लगे कि बड़ा काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों गया था तो नेपाल के एक बड़े आंदोलन के जो सरकार चला नेपाल, उन्होंने पूछा कि हम आज क्या कर रहे हैं, काम अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। हमसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल हक्का बक्का, हम क्या कर रहे हैं भाई, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण बैंक का संयोजक लेते हैं और भी एक दर्जन आधा दर्जन संस्थाओं से प्रसंग करते क्या हैं, आप जाते हैं यहाँ वहाँ मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग करते रहते और क्या करते हैं। तो मेरा एक बनारस में आंदोलन चला, उसमें सहयोग करते हैं। यानी हम लोगों का संगठन का काम इतना अस्पष्ट रहता है, उसको ठोस तरीके से महसूस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी होगी कि जो हमारा संगठन वाला मोर्चा है उसमें हमको दूसरों से ऐसा लगे कि अच्छा तो बड़ा अच्छा काम तुमने किया मंथन, या सुशील तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। ये जो मित्रों से एक तरह का सहयोग, शुभकामना, बधाई मिलनी चाहिए, इसमें हम लोग थोड़ा कंजूस हैं। दूसरी और अब आखिरी बातें आ रही हैं। दूसरी, किसी भी संगठन की 4 शर्तें होती हैं। कार्यक्रम, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का कार्यक्रम क्या है, अगले 6 हफ्ते, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का। दूसरा, कार्यकर्ता, कौन है इसके कार्यकर्ता, उसे क्या कसौटी है। हम लोग सिर पर कई टोपियाँ हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे दूसरी टोपी पहन लेंगे, उससे आगे निकलेंगे तीसरी टोपी पहन लेंगे। हम लोग बहुत सारे काम करने चाहिए, कोई एक काम से देश बनने वाला नहीं, बचने वाला नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में हमारी क्या भूमिका है। फिर कोष का सीधे संगठन के नैतिक बल से संबंध होता है। जब मुट्ठी भर लोगों के पैसे से संगठन चलता है तो वो देवी संगठन हो जाता है। जो पैसा देगा वैसा गाना पड़ेगा, और अगर विदेशी पैसा आता तो वो करेला नींव चढ़ जाता है। हालांकि विदेश में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे संगठन भी हैं जो बड़े पारदर्शी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें ऐसा चारों तरफ से माहौल बन गया है, ज़्यादातर विदेशी पैसा उनकी स्थानीय राजनीति से जुड़ा रहता है, और उस राजनीति का फिर परिणाम हमारे देश के हित से टकराता है, और हम धीरे धीरे उस विदेशी पैसे का एक तरह से मीठे जहर जैसा इस्तेमाल करना वो मजबूरी हो जाती है। तो कोष के बारे में हमें देखना पड़ेगा। अब कोष के बारे में एक दिमागी गांठ है, साधन नहीं है, ये गरीब सोच है, जो गरीबी में और देश ही साधनहीन है एक मानने में, लेकिन उसके बावजूद अगर हमको मालूम है कितना रुपया लगेगा, कितना पैसा लगेगा, तो उसका इंतजाम करेंगे, तो नहीं करेंगे। 2 किलो पे तीसरा विकल्प तो होगा नहीं। तो कोष का पक्ष बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण। और फिर कार्यालय, कार्यक्रम का निर्धारण करने के लिए सतत विचार विमर्श की प्रक्रिया स्थापित करनी पड़ती है। हम लोगों की प्रक्रिया तो बनी है, लेकिन वो जैसा अभी मंथन ने अपनी पर्चे में लिखा है, काफ़ी केंद्रित है। 15-20 लोगों का संवाद होता है, उसमें से कुछ रास्ता निकलता है, इसको विकेंद्रित करना है। लेकिन जिला की इकाइयाँ नहीं, जिला बुनियादी से कोई आंदोलन होगा तो जिले में होगा। जिले में अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में पहुँचे हैं, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, एक मायने में उत्तर प्रदेश, एक मायने में बंगाल। तो इतना सीमित दायरा होने पर, हालांकि यहाँ की उपस्थिति में झारखंड, यहाँ गुजरात के भी साथी आए हैं,
यहाँ हिमाचल के भी साथी आए हैं, राजस्थान के लोगों ने तो इसका स्वागत ही किया है। ये 10 राज्यों से लोग हैं। इसको जितनी जल्दी हम सगुण बना सकें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर 5 साथियाँ तो उन्हीं को जिम्मा दें, अलग से उत्तर प्रदेश लोगों की बैठक में जाकर तुम लोग एक एड हॉक कमेटी बना दो और एक सम्मेलन की तारीख करो। जो आएंगे उनको शामिल माना जाएगा, जो नहीं आएंगे उनका इंतजार करेंगे, उनके जगह छोड़ेंगे। लेकिन अनंत काल तक प्रतीक्षा करना, अपने को कर्महीन बनाना है, अपने को निष्क्रिय बनाना है। आखिरी बात जो हमारी अपनी कार्यकर्ता वाली बात है, कार्यकर्ता की पहचान भी सदस्यता, प्रशिक्षण और आत्म प्रेरणा का अलग अलग महत्व है। सदस्यता भी होनी चाहिए। पता नहीं सुशील जी, हम लोग का सदस्यता का पर्चा बना कि नहीं बना, क्योंकि रामशरण जी ने अपने पत्र में लिखा, कहा कि सुशील आपने जो विधान बताया था उसमें सदस्यता का भी एक प्रारूप बनाया था ना। तो एक तो सदस्यता के हम लोगों को कुछ तय करना पड़ेगा कि हम और चीज़ों के अलावा इसके सदस्य हैं, और दूसरा सदस्यता के लिए साहित्य का किसी भी कार्यकर्ता को भावी नेतृत्व की जिम्मेदारी के लिए सक्षम बनाने की संभावना को साकार करना समझने की जरूरत है। हम सदस्य अगर बन गए तो हमारे अंदर जो नेतृत्व की क्षमता है उसका भी विस्तार होगा। ये सदस्य बनने का हमको लाभ होना चाहिए। इतने सारे लोग हैं, इनसे अगर हमको प्रशिक्षण मिला तो हम क्या से क्या बन जाएंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन बने चाहे जैसे बने। और हमारी एक साहित्य का आधार मिल जाए। इस शिविर में और किसी कम्युनिस्ट और आरएसएस शिविर में क्या फर्क है? इस शिविर में इस बात में कोई रोक टोक नहीं है कि अपनी बात करो, तो पूरा विचार विमर्श है, कोई केंद्रीय चिंतन विषय नहीं है। लेकिन जो ये तो सकारात्मक पक्ष है। ये जो नकारात्मक पक्ष ये है कि अगर कोई कम्युनिस्टों का कार्यक्रम होता तो बाहर एक टेबल होता, 100-200 किताबें होती, आरएसएस वालों का भी 10-12 किताबें होती। हम लोगों का किताबें हैं, ग्राम स्वराज गांधी जी के लेखों का चुना हुआ एक संकलन है, उसको पढ़ने से दिमाग साफ होता है। जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति छोटी किताब है, 64 पेज के आसपास होगी, सर्व सेवा संघ ने छापी। लोहिया का सब क्रांति का है, ग्वालियर वालों ने, ये रणधीर राय ने फिर से छापा है। लेकिन वो हमारा है तो हम रखते हैं, पढ़ते हैं, कुरान की तरह से, गीता की तरह से जरूरत हो तो पढ़ लेंगे। ये नियमित पाठ का हमारा कोई, अब जैसे बात AI की चली, शिक्षा समस्याओं की चली, आंदोलनों की चली, इन सब के बारे में नवीनतम विश्लेषण, नवीनतम लेकर यहाँ पर ये सब लोग पत्रिका है, ये बच रही है। हमारी स्मारिका बहुत शानदार बनी है। दूसरा, हमारा संबंध बहुत औपचारिक है, इसलिए कार्यकर्ता की पहचान में शिविर, पाठ्यक्रम और पठनी साहित्य की अमूल्य भूमिका है। शिविरों का क्रम बने, और जरूरी नहीं कि इस तरह के फिजिकल हो, इसमें बड़ा पैसा लगता है। हर एक का 5,000, 7,000, 8,000 रुपये लगा है, आने जाने का किराया, रहने का किराया, खाने का नहीं लग रहा है शायद, लेकिन और सब खर्च तो है ही है। तो उसके वजह से इतना शिविर करना मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन तो हो ही सकता है। और पठनी साहित्य का हमको एक अपडेट करते रहना पड़ेगा, लगातार नए लेख, नया विश्लेषण, नई जानकारी, ये हमारी शक्ति है। कोष का संबंध संगठन के कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं की जरूरत से होता है, इसलिए किसी भी अभियान के लिए संभावित आय व्यय का हिसाब करना जरूरी है। जितनी बड़ी चादर उतना ही पांव पसारना नेतृत्व कौशल। दूसरी तरफ चादर को भी लगातार बढ़ाना ही एक कर्तव्य है। जो हमारा आंदोलन है, जैसे माने ये अभी चाय की बात है, अगर चाय नहीं मिल रही है समय पर तो हमारा सिस्टम धीरे धीरे पंचर होने लगेगा। खाना न मिले तो और बुरा हाल है, और रात को सोने की जगह न मिले तो दूसरे दिन काम करना मुश्किल है। तो जब कोई कार्य करेंगे तो उसका एक व्यवस्थित अनुमान लगा के उसका इंतजाम करना पड़ेगा। अगर वो इंतजाम नहीं होता तो काम नहीं करेंगे, वरना आप शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्षय करते हैं, निराशा पैदा करे। गए थे लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, सब बहुत सम्मेलन किए, बनारस में हुआ, पालनपुर में हुआ, शांति निकेतन, जगह तो बड़ी अच्छी अच्छी देखी, जयपुर में भी हो गया, लेकिन पहली बार गए इन जगहों पर, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। निकालने का एक विज्ञान होता है। बातचीत किया, उसका सारांश बनाया, सारांश में से जो डूएबल है, करने लायक, उसमें छोटा ही काम हुआ,
एक साझा चिट्ठी जारी करनी हो। कई चीज़ों के बारे में लिखा गया है कि हम लोगों को बयान जारी करना चाहिए। जैसे कलकत्ता की घटना हुई, भयंकर घटना थी, जबरदस्त विद्रोह हुआ और हमें अपने भारतीय होने पर भरोसा हुआ कि हम चुप नहीं रहना जानते हैं, बोलना जानते हैं। लेकिन उससे आगे फिर हम लोग क्या करें? तो कुछ अपना सेक्रेटेरिएट अगर सक्रिय रहे तो आपने एक सुझाव भेजा, व्हाट्सएप से मैसेज भेज दिया कि इस पर बयान जारी करना चाहिए, बयान जारी हो गया। तो बयान जारी करना भी अपने आप में एक सन्नाटा तोड़ता है। जैसे एक मंदिर या मस्जिद है, शाम हो गई, कोई दिया जलाने वाला नहीं है, लगेगा कि ये वीरान है। वहीं अगर एक दिया जल गया तो लगेगा कि आबाद है। तो संगठन की तरफ से प्रतिक्रिया हुई, ये बाकी सभी साथियों के लिए आत्मविश्वास का आधार बनता है। वो करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए, एक ड्राफ्टिंग का टीम चाहिए, एक सर्कुलेट करने वाली टीम चाहिए। क्षितिज वगैरह ने हमारी संचार क्षमता को तो बढ़ा दिया। इसी का 2 दिन से लगातार देखिए पूरे की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ा बल है। इसी तरह हमको रेगुलर कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बनाने के लिए उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोग जो महीने में चंदा या 3 महीने में चंदा दे रहे हैं, उसको बनाए रखें उस आदत को। तो फिर एक अंशकालीन यानी पार्ट टाइम सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत से आदर्शवादी युवक होते हैं, ये देखा आपने, ये जो हम लोग को पानी वानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सब बच्चे एक संगठन से जुड़े हैं। इंटर्नशिप के लिए 1 महीने के लिए आए थे, MSW की कोर्स है, उसके हिस्से के रूप में हमारे साथ बैठे हैं। परसों कल मिले थे, उनका आओ, उन सबों का मन लग गया, खिलाने पिलाने में लगे और बैठे सब सुन भी रहे हैं। तो ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि देश में नई पीढ़ी में आदर्शवाद की कमी है, उत्साह की कमी है, वो अपने को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी टीम को बढ़ाने का काम करें। इसके लिए जरूरी है कि संगठन का एक रूप बने, उसमें सदस्यता उसकी बुनियाद बने, कोष उसका स्पष्ट हो और कुछ साहित्य हो, जिससे कि हमको कुछ नहीं मिला तो कम से कम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में और कुछ नहीं मिला, चरित्र निर्माण हो। गांधी जी के सेना में कोई नहीं था जिसको क्या आप कहें कि चरित्रहीन है, कोई नहीं। उसमें 100 कमियां रही होंगी राष्ट्रीय, लेकिन उन्होंने अपना भी एक विस्तार किया। वो जो एक आदर्श का मामला था, रचनात्मक कार्यक्रम का मामला था, तो हर गांव में एक गांधी हो गया, सैकड़ों गांधी एक जिले में हो गए। हम लोग उसी तरह से अगर लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान चलाते हैं तो कभी हम लोग हजारों लोग नहीं होंगे। समाज परिवर्तन की 5% की थियरी चलती है कि हर समाज में 5% लोग बेहद गंदे हो गए, बेहद गंदे, हर समाज में, हर समय। रावण, दुशासन, दुर्योधन रहे, और हर समाज में हर समय 5% लोग बेहद अच्छे होते हैं। अब पढ़ना जिसकी तरफ झुक गया। अगर अच्छे लोगों ने अपने को सफल और सार्थक और प्रभावशाली बना तो पढ़ना उधर झुक गया, और अगर गंदे लोगों का राज चला तो पढ़ना उधर चल गया। तो हम लोगों को ये समझना है कि भीड़ का इंतजार मत करिए। हम जो है, हम ही भीड़ है, एक माने हम ही आंदोलन है। हमारा आचरण चरित्र निर्माण वाली बात है, वो भी अपने आप में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के संगठन का एक हिस्सा है। जब हम जुड़ेंगे, हमारे अंदर चुंबक की शक्ति आ गई तो और हम जोड़ेंगे, और अगर हमने विकर्षण पैदा कर दिया तो हम 10 को कुछ तोड़ेंगे, अलग कर देंगे। तो अभी जो बात है वो 2 पक्ष है। एक तो इसका सैद्धांतिक पक्ष है कि अभियान का संगठन कैसा होगा। अभियान का संगठन रेगुलर वर्ग संगठन जैसा नहीं होगा, पार्टी जैसा नहीं होगा, लेकिन अभियान का भी एक संगठन होता है। और दूसरी तरफ संगठन का मतलब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से पहले कार्यक्रम है, कार्यक्रम और कार्यकर्ता के बाद कोष है, और उसके बाद कार्यालय है। ये अगर हम लोग बनाने का क्रम बनाएं तो हमारा जो ये एक तरह का एक सुगंध है, जैसे आप कहीं पर अगरबत्ती जला दीजिए किसी कमरे में तो सुगंध फैल जाती है, लेकिन उसमें से अगर आप चाहें कि कोई खिचड़ी पका दी तो खिचड़ी नहीं पड़े, उतनी आग उसमें नहीं है। तो सुगंध तो हो गई लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की, लेकिन इसमें और ऊर्जा की जरूरत है। धन्यवाद।